नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आज 5 राफेल विमान की पहली खेप भारत पहुंच रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया इस मौके पर खुद अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहेंगे। इधर फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन डिवाइस को असेंबल किया गया है और कोरोना महामारी से संयुक्त रूप से निपटने के लिए भारत को चिकित्सा उपकरण भेजे गए हैं। साथ ही बात होगी देश और दुनिया में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर उठाए जा रहे कदमों की, वैक्सीन की और इसके साथ ही नजर डालेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। अंबाला एयरबेस आज 5 राफेल विमानों की पहली खेप के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये विमान करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आज भारत पहुंच रहे हैं। फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल विमानों से 5 विमानों की ये पहली खेप है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया इस मौके पर खुद अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहेंगे। एक क्लोज डोर सेरेमनी में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। मीडिया को भी इस समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इन विमानों ने सोमवार को फ्रांस के मनिकनैक एयरबेस से उड़ान भरी थी। फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से मंगलवार को जारी तस्वीरों के मुताबिक करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले राफेल लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर आसमान में ही ईंधन भरकर भारत की तरफ अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा किया। दूसरे चरण में राफेल यूएई के अल दफरा हवाई बेस से उड़ान भरकर भारत पहुंचेगा। भारतीय वायुसेना ने राफेल की भारत यात्रा में सहयोग के लिए फ्रांस की वायुसेना के समर्थन की सराहना की है। भारत में फ्रांस के राजदूत ने कहा कि राफेल बेहतरीन विमान है और भारतीय तकनीशियनों और पायलटों ने शानदार तरीके से प्रशिक्षण को पूरा किया है और वो इसका इस्तेमाल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। राफेल विमानों के आने से पहले अंबाला वायुसेना केंद्र के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है। लोगों की छतों पर जमा होने, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक के साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अंबाला एक सामरिक महत्व का मिलिट्री बेस है जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हैं। इसके अलावा वायुसेना की मिग-21, बाइसन और जगुआर फाइटर जेट्स भी स्क्वाड्रन यहां पे तैनात हैं। इसलिए ये बेहद संवेदनशील एक क्षेत्र है। राफेल विमानों के तैनात किए जाने को लेकर अंबाला का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ये विमान विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम हैं। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDS की मिटोर, स्कैल्प क्रूज मिसाइल मीका हथियार प्रणाली राफेल लड़ाकू विमानों के हथियार पैकेज में शामिल है। मौजूदा वक्त में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक राफेल लड़ाकू विमान कई खूबियों से लैस है। दरअसल राफेल एक बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर है और इसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। यह विमान ऊंचाई वाले इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह अधिकतर 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 3800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ऑप्ट्रॉनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस इस विमान में MBDA, MICA, MBDA मेटेओर और MBDA अपाचे जैसी कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गन लगी होती हैं जो पल भर में दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकती हैं। इसमें लगी मेटेओर मिसाइल 100 किलोग्राम दूर उड़ रहे फाइटर जेट को भी पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइल चीन, पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में किसी के पास भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान और चीन से देश की सीमाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। वायुसेना में वैसे ही लड़ाकू विमानों की कमी है। ऐसे में राफेल विमान भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। इस विमान का उपयोग अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और माली में हुई जंगी कार्रवाई में हो चुका है और ये काफी सफल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इसी बीच सरकार ने रक्षा प्राप्ति प्रक्रिया का संशोधित मसौदा जारी किया है, जिसमें विभिन्न रक्षा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए लीज प्रक्रिया का उपयोग कैसे किया जाए और सशस्त्र बलों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों की खरीद प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सरकार ने डीएपी का पहला मसौदा 20 मार्च 2020 को जारी किया था, जिसका नाम रक्षा खरीद प्रक्रिया था। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पहले मसौदे पर विभिन्न संबंधित पक्षों से उसे तमाम सलाह मिले हैं, जो कि करीब 10,000 पन्नों में उल्लिखित हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए उनकी सलाहों का विश्लेषण करने और संबंधित पक्षों के साथ बैठक करने के बाद संशोधित डीएपी जारी किया गया है। और इसी बीच फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन डिवाइस को असेंबल किए जाने की मंगलवार को शुरुआत हुई। इस मौके पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि फ्यूजन से ऊर्जा पैदा करने के लिए फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया। इसके मुताबिक मानवता की भलाई के लिए भारत का काम करना और मेक इन इंडिया को दुनिया की सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने की संभावना भारत के अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER परियोजना में बहुमूल्य योगदान दिया है और अत्याधुनिक मंच पर भारत की डिजाइन और निर्माण की क्षमताएं प्रदर्शित की हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैश्विक उद्यम का हिस्सा होने पर गर्व है। भारत औपचारिक रूप से 2005 में ITER परियोजना में शामिल हुआ था और 2006 में साझेदारी के बीच ITER समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना का उद्देश्य सूर्य की तरह ही ऊर्जा पैदा करना है। मंगलवार को यह महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया क्योंकि दक्षिणी फ्रांस में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने एक नाभिकीय फ्यूजन उपकरण के बड़े हिस्से को एकत्र करना शुरू कर दिया है। Indeed, the ITER organization deserves special appreciation for maintaining its schedule of activities in recent months, despite the disruptions and restrictions of the ongoing pandemic. India is proud to be part of a global enterprise that is at the frontier of science and engineering. Indian scientists have made valuable contribution to the development and fabrication of the cryostat, the cooling system, the cryo distribution system, and several kilometers of cryolines. They remain involved in many other aspects of the project. कोरोना महामारी से संयुक्त रूप से निपटने की कोशिशों के तहत फ्रांस ने भारत के लिए चिकित्सा उपकरण भेजे हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव RK जैन को ये चिकित्सा उपकरण सौंपे। चिकित्सा सहायता पैकेज के तहत फ्रांस की तरफ से भारत को 50 ओरेसिस 3 वेंटिलेटर और बीपैप विधि वाले 70 यूवेल 830 वेंटिलेटर भेजे हैं। इसमें ओरेसिस वेंटिलेटर आपात स्थिति में मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाने में उपयोगी होते हैं। फ्रांसीसी वायुसेना का विमान इन उपकरणों को लेकर भारत पहुंचा। इन वेंटिलेटर के अलावा फ्रांस की तरफ से भारत के लिए 50,000 उच्च गुणवत्ता वाले सर्लॉजिकल IgM टेस्ट किट भेजी गई। साथ ही नाक और गले से नमूने लेने वाले 50,000 उपकरण और चिकित्सा परिवहन की सुविधा भी भेजी गई। रणनीतिक साझेदारी के रूप में फ्रांस और भारत कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में पत्र लिखा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल की शुरुआत में मदद करने को लेकर आभार जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 15.5 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों के स्वस्थ होने वाले मरीजों की जो संख्या है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश भर में कोरोना के ठीक हुए मामलों की कुल संख्या अब 9,75,000 से ज्यादा हो गई है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोगों के ठीक होने का सिलसिला लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। रिकवरी रेट बढ़कर 64% से ज्यादा हो गया है। कोरोना रोगियों के ठीक होने और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 4,55,000 से ज्यादा हो गया है और इस बीमारी को फैलने से रोकने की प्रभावी कार्यनीति तेजी से बड़े स्तर पर परीक्षण और समग्र मानक देखभाल के तरीके से मृत्यु दर में भी काफी गिरावट आई है। मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही है और ये घटकर 2.25% रह गई है।
जांच, खोज, उपचार की रणनीति के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन से कोविड-19 की पहचान के लिए प्रतिदिन परीक्षण की संख्या में लगातार बढ़त देखी जा रही है। परीक्षण, पता लगाना और उपचार की रणनीति पर चलते हुए भारत ने एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा कोविड-19 परीक्षण का नया रिकॉर्ड कायम किया है और इसे लगातार दूसरे दिन बनाए रखा। देश में 26 जुलाई को 5,15,000 से ज्यादा और 27 जुलाई को 5,28,000 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश भर में अब तक कुल 1,75,00,000 से ज्यादा नमूनों के परीक्षण किए जा चुके हैं और प्रति 10 लाख आबादी पर जांच की संख्या बढ़कर 12,562 पर पहुंच गई है। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 उच्च क्षमता वाली परीक्षण सुविधाओं को शामिल करने के साथ ही भारत की परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। देश में अभी सरकारी क्षेत्र की 905 और 405 निजी प्रयोगशालाएं समेत 1,310 प्रयोगशालाएं हैं जहां पे कोरोना नमूनों की जांच की जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने पीपीई और मास्क के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत 2 और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मे अब कुछ सीमाओं के साथ निर्यात किए जा सकते हैं। 2 और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क के लिए विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा 4 करोड़ का मासिक निर्यात कोटा तय किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने मंगलवार को नई दिल्ली के सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। आयुष मंत्री ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए केंद्र में स्थापित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देश में कोविड-19 के रोगियों के लिए व्यक्तिगत आयुर्वेद चिकित्सा, आहार, योग और तनाव मुक्त तकनीकों के माध्यम से समग्र रूप से देखभाल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली एम्स में आज नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड CGR का दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में होने वाले इस सत्र का उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर व्यावहारिक चर्चा करना है। संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर गंभीर कोविड मामलों में एंटीवायरल और anti-IAL6 दवाओं के उपयोग पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन सत्र में देश विदेश में स्थित अस्पतालों के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो हैं वो भाग लेंगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में DRDO और इजराइल की तरफ से कोविड ONCO केंद्र की शुरुआत हुई है। इसमें RT-PCR आवाज, लार और ब्रीथ सैंपल के नमूने एकत्र किए जा सकेंगे। ये केंद्र शिविर अगले 10 दिनों तक सभी के लिए खुला रहेगा। बंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप ने कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाने और जोखिम मूल्यांकन के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ये किया गया है। साथ ही ये तकनीक व्यक्तियों में संभावित संक्रमण का पता लगाएगी और स्मार्टफोन प्रोसेसर और सेंसर के उपयोग के साथ ही जोखिम का मूल्यांकन करेगी। वहीं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम इसके साथ ही आश्रय विकसित किया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से गिरावट के बाद मंगलवार को एक बार फिर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 1,056 नए मामले सामने आए। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब कुल 1,32,275 लोगों में फैल चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल 1,135 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होकर सही हुए हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1,17,507 हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में 10,887 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 88% से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक घटा है। महाराष्ट्र में कल कोरोना संक्रमण के 7,717 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में 10,333 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 3,91,440 हो गई है। इनमें से 2,32,277 लोग ठीक हो चुके हैं और राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,44,694 है। यहां पर रिकवरी रेट की बात करें तो 59.34% रिकवरी रेट है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त महीने में राज्य में 9 अलग अलग दिनों में लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में 2, 5, 8, 9, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल से बैठक की और कई फैसले लिए। इधर गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों के लिए जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। राज्य भर में
ये अब 1 अगस्त से प्रभावी होगा। झारखंड में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक मंगलवार को रिम्स में शुरू हो गया। कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए 64 लोग पहले दिन स्वेच्छा से अपना प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को यहां पर एक सरकारी अस्पताल में राज्य के दूसरे प्लाज्मा बैंक और दानदाताओं के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्लाज्मा दान राज्य में जन आंदोलन बनना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में लॉकडाउन 1 सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और दुनिया भर की बात करें तो कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता ही जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,66,07,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,57,600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर अब तक 43,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,49,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 24,42,300 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 87,000 से ज्यादा हो चुकी है। संसद की वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक में कल लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। भारत में कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने की चुनौतियों और अवसर विषय पर स्थायी समिति गहन पड़ताल कर रही है। बैठक में एमएसएमई सचिव ए.के. शर्मा ने प्रस्तुति दी। समिति के सदस्यों ने उनसे कई मुद्दों पर सवाल किए। वी विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली वाणिज्य संबंधी समिति ने सोमवार को इसी विषय पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव के विचारों को जाना था। मंगलवार को 15वीं बैठक में 11 सदस्यों की मौजूदगी थी। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। सर, सुना है सुनील कोविड-19 से ठीक होने के बाद वापस से काम शुरू कर रहा है। हाँ, ठीक सुना है। सर, उसको कोई अलग कमरा दे दीजिए, खाना भी वहीं खाएगा। तुम्हें भी तो टाइफाइड हुआ था ना पिछले साल, तुम नहीं खाते थे सबके साथ। ये भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह है जिसमें ठीक होने के बाद बीमार से कोई खतरा नहीं। तभी तो हॉस्पिटल ने सलाह दी है काम शुरू करने की, समझे? इनको विजेता के रूप में अपनाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हितधारकों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बैठक में भविष्य के लिए विजन और रोड मैप को लेकर मंथन होगा। बैठक के एजेंडे में ऋण उत्पाद और वितरण के लिए प्रभावकारी मॉडल, प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण, वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के लिए विवेकपूर्ण तौर तरीके शामिल हैं। बैंकिंग सेक्टर, अवसंरचना, कृषि, एमएसएमई सहित स्थानीय विनिर्माण के वित्त पोषण के जरिए देश के आर्थिक विकास को योगदान देने में अहम भूमिका निभाता है। जहां तक वित्तीय समावेश की बात है, ये प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं सालाना बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजिंग स्थित एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक को भारत की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम में भागीदार का निमंत्रण दिया। यह विकास कार्यक्रम करीब 111 लाख करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए $23 अरब की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और $295 अरब का आत्मनिर्भर भारत पैकेज सहित भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया, जिनका मकसद अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स और तबकों को सुरक्षा देना है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को लचीला किया है, जिसमें विशेष रूप से रिजर्व की आवश्यकताओं में कमी और अर्थव्यवस्था में जीडीपी की तुलना में लगभग 3.9% तक का तरलता की पेशकश की।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव में भारत की भागीदारी का भी जिक्र किया। बैठक में वित्त मंत्री ने बैंक को प्रभावी परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में सहयोग के लिए क्षेत्रीय उपस्थिति दर्ज कराने का सुझाव दिया। सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इससे प्रवासी भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति होगी। एयर इंडिया में रणनीतिक विनिवेश की जारी प्रक्रिया के बीच राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किया गया है। एयर इंडिया के लिए विनिवेश प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। कोरोना काल में रेलवे ने न सिर्फ संकट मोचक की भूमिका निभाई है, बल्कि मिशन मोड पर काम करते हुए भारतीय रेलवे ने कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद मालगाड़ी की रफ्तार और माल ढुलाई को आगे बढ़ाते हुए एक उपलब्धि हासिल की। 27 जुलाई 2002 को माल लदान 3.13 मीट्रिक टन था, जो कि पिछले वर्ष इसी तारीख की तुलना में ज्यादा है। वहीं स्पीड के लिहाज से भी रेलवे ने कोरोना काल में मालगाड़ियों की रफ्तार दोगुनी करके अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। 27 जुलाई 2020 को मालगाड़ी की औसत गति 46.16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, जो कि पिछले साल की इसी तारीख की तुलना में दोगुनी है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए भारतीय रेलवे, खानपान एवं पर्यटन निगम और SBI कार्ड ने मंगलवार को अपना ब्रॉन्ड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देता है। और इसी बीच भारतीय रेलवे ने रेल परिवहन से 51 मिनी ट्रक बांग्लादेश भेजे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत की तरफ से बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन दिए गए। भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे की पहल से रिश्ते और बेहतर हो रहे हैं। पहली बार रेलवे से बांग्लादेश को मसालों का निर्यात भी किया जा चुका है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों की ओर से बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के उत्पादों और कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने की व्यवस्था की गई है। ये ई प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। ट्राइफेड ने ऑनलाइन बिक्री के लिए जनजातीय लोगों से एक खास 1 लाख रुपए से अधिक के ऐसे उत्पाद खरीदे हैं जो लॉकडाउन की वजह से बिक नहीं पाए थे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को डिजिटल शिक्षा 2020 पर एक पोर्टल लॉन्च किया। इस रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घर पर बच्चों को सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नई गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी गई। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री दिल्ली अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि 2,83,258 लोगों के पंजीकरण का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 97,124 मामलों में GIS मैपिंग की जा चुकी है और 18,663 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही 997 लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ संयुक्त रूप से 30 जुलाई यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का शुभारंभ करेंगे। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान से किया गया है और ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत ने 5 परियोजनाओं के लिए 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था, जिसके तहत बनने वाला नया सुप्रीम कोर्ट पहली परियोजना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय S जयपाल रेड्डी की पुस्तक 10 आइडियोलॉजीज के तेलुगु अनुवाद का कल विमोचन किया। तेलुगु में इस पुस्तक का नाम पड़ी बवा जलालू है। जयपाल रेड्डी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि वो अपने वैचारिक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व से समझौता किए बिना कई दशकों तक सार्वजनिक जीवन में रहे। उपराष्ट्रपति ने जयपाल रेड्डी को याद करते हुए कहा कि पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण खुद जयपाल रेड्डी ने उन्हें भेंट किया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जयपाल रेड्डी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। रेड्डी को उनकी सादगी, व्यवहार कुशलता और सिद्धांतों के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने जयपाल रेड्डी को अपने समय का बेहतरीन सांसद बताया। It is admirable that Sri Jayapal Reddy stayed in public life for decades without ever compromising his ideological outlook and personality. He served the country with distinction
in different capacities and will always be remembered for his oratory, simplicity, down-to-earth attitude, and unwavering commitment to principles he believed in. He's an intellectual with grassroots touch. This is what is needed. We see a lot of intellectuals who lecture, who write without understanding the grassroots level realities and the repercussions of their thoughts and actions. Country needs such intellectuals like Jayapal, not the armchair intellectuals in politics and public. कार्यक्रम में सीताराम येचुरी भी मौजूद रहे। 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर में रेड्डी 7 बार सांसद और 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे। 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में आज वैश्विक बाघ दिवस मनाया जा रहा है और इस खास दिन का मकसद पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। भारत में भी बाघ संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसका फायदा भी देखने को मिला है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पृथ्वी का सबसे सुंदर और राजसी जानवरों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर उपराष्ट्रपति ने बाघों की रक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने बाघों के संरक्षण के सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम बाघों को बचाने और उनके आवासों की रक्षा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों की गणना पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं और इनकी आबादी बढ़ाने के लिए भारत हर तरह की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में चारे और पानी की बढ़ोतरी के लिए पहली बार LIDAR सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल होगा। भारत में बाघों की कुल आबादी अब 2967 है। भारत की झोली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की उपलब्धि आई है, जो विश्व में कैमरे का विशाल जाल बिछाकर वन्यजीवों के संरक्षण के रूप में भारत की कोशिशों को मान्यता देता है। तो एक तरह से हमारे प्रकृति का ठीक होने का ये एक सर्टिफिकेट है, बाघों की संख्या। और दुनिया के 70% बाघ भारत में है। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। देखो, भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है और सॉफ्ट पावर को हमें दुनिया के सामने बहुत तरीके से ले जाना भी चाहिए। और अब बात बाढ़ और बारिश की। लगातार बारिश से बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। 12 जिलों में करीब 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा जिले में 11 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। राज्य में गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव और राहत का काम जो है वो तेज कर दिया गया है। NDRF और SDRF की 26 टीमें तैनात हैं। 2,60,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कुछ दिनों में उत्तर बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं असम में बाढ़ की हालत में कुछ राहत मिली है। 22 जिलों के 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 45,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। काजीरंगा पार्क में भी बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।